टेक्स्ट डायग्राम में है ओपन, तो आप काइंडली उसे ओपन कर दें, बराबर सा आसान हो जाएगा। ऐसे मैं ज़बानी कलाम में पढ़ा रहा हूँ। तो मेरे पास जो बुक है उसमें हर तरह से डायग्राम में एंजाइम का नाम सब कुछ मेंशन है। नेक्स्ट डायग्राम देखें अगर आपके पास नेक्स्ट डायग्राम में है ये कि कौन सा जीन कौन सा एंजाइम बना रहा है, तो मेरे लिए समझाना आसान हो जाएगा। जी सर, अब मैंने शो कर दिया दूसरे डाटा। हाँ देखें अगर है तो बता दें। जी है नेक्स्ट डायग्राम, जी सर, जिसमें ये लिखा अभी शो हो रही है स्क्रीन पर। 4 उस पे जाएं, वो डायग्राम बहुत अच्छी है। हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही है, ठीक है। इसके ऊपर भी डायग्राम है, नीचे भी। तो ए और बी दो डायग्राम थे। खैर बी को देख लेते हैं। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि ये जो एक्टिव रिप्रेसर है इसको इनएक्टिव कैसे किया जा सकता है। यहाँ पे लैक्टोज लिखा हुआ है, लैक्टोज ने क्या किया, इसके साथ अटैच हुआ। अटैच होने के बाद अपनी ये रिप्रेसर प्रोटीन अपनी इनएक्टिव फॉर्म में चेंज हो जाती है। उसके बाद ही आरएनए पॉलीमरेज क्या करेगा, डीएनए के ऊपर मूव करेगा। मूव करने पर आपको पता है कि रेड कलर की आपको एक पट्टी दिखाई दे रही है। ये जो रेड कलर की पट्टी दिखाई दे रही है, एक तरफ 5 एंड लिखा होगा, दूसरी तरफ 3 एंड लिखा होगा। ये आपका मैसेंजर आरएनए है, ठीक है। मैसेंजर आरएनए सिंथेसाइज हो गया। फर्दर आपको पता है जब ट्रांसक्रिप्शन होती है उसके बाद क्या होती है, ट्रांसलेशन होती है। मतलब लास्ट टाइम भी हमने कोई टर्म यूज की थी पॉलीसिस्टोनिक की। जो पॉलीसिस्टोनिक ये टर्म क्या थी, उसमें यही था कि एक मैसेंजर आरएनए एक से ज्यादा प्रोटीन जो सिंथेसाइज करता है, इसके लिए हम टर्म यूज करते हैं पॉलीसिस्टोनिक। तो प्रोकैरियोट्स में आमतौर पे होता है कि एक मैसेंजर आरएनए एक से ज्यादा प्रोटीन जो है वो सिंथेसाइज कर रहा होता है। तो उसके लिए पॉलीसिस्टोनिक की टर्म हमने लास्ट लास्ट टाइम जब ट्रांसक्रिप्शन पढ़ी थी उस टाइम हमने इस टर्म को भी एक्सप्लेन किया था। खैर हमने देखा कि बीटा गैलेक्टोसाइडेज, ये बीटा गैलेक्टोसाइडेज का काम क्या है, ये लैक्टोज का मेटाबॉलिज्म करता है। मतलब उसको अपने कंपोनेंट में चेंज कर देता है। और इस तरीके से गैलेक्टोसाइड परमिएज, ये एंजाइम क्या करता है, देखिए नाम से जाहिर है परमिएज करता है, परमिशन देता है। किसको परमिशन देता है, लैक्टोज को, कि वो अब बैक्टीरिया के सेल के अंदर दाखिल हो जाए। देखें आप ये सोचें कि एक बैक्टीरिया किसी भी वार्मिट में मौजूद है जहां उस वार्मिट में लैक्टोज मौजूद है, यानी कि दूध के अंदर बैक्टीरिया मौजूद है, तो वो तब ही हम कहते हैं कि बैक्टीरिया उसका मेटाबॉलिज्म कर पाएंगे अगर यही शुगर जो लैक्टोज है ये उसके सेल के अंदर दाखिल हो जाए। तो पहला काम, या हम कहते हैं मेन रोल यहाँ पे किसका है, गैलेक्टोसाइड परमिएज। ये उसको परमिशन देगा कि आप क्या करें, सेल के अंदर दाखिल हो जाए। लेकिन परमिशन कैसे देता है, ये एक प्रोटीन तैयार करता है और वो प्रोटीन जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ अटैच हो जाती है, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि अब लैक्टोज जो होगा उस प्रोटीन से गुजर कर ही सेल के अंदर दाखिल होगा। इस तरीके से ट्रांस एसिटाइलेज ये क्या करता है, ये लैक्टोज की एसिटाइलेशन करता है, जिसकी वजह से फर्दर हमने कहा कि उसका मेटाबॉलिज्म होगा। तो ये देख लिया हमने, 3 जीन की बात कर ली। तीनों जीन कौन कौन से एंजाइम बना रहे हैं और एंजाइम का क्या काम है, और इनको कंट्रोल कौन कर रहा है, ऑपरेटर और प्रमोटर। ऑपरेटर का क्या काम है, ऑपरेटर का काम ये है कि यहाँ पर रिप्रेसर प्रोटीन आकर अटैच होती है। आरएनए पॉलीमरेज कहाँ पर अटैच होता है, वो प्रमोटर पे अटैच होता है। और वो अपना काम उस टाइम कर पाएगा जब हम कहते हैं कि ऑपरेटर जो है वो फ्री होगा। इस तरीके से लैक आई जीन का पता है कि लैक आई जीन क्या करता है, एक रिप्रेसर प्रोटीन तैयार करता है, और ये रिप्रेसर प्रोटीन क्या कर रही होती है, इस मेटाबॉलिज्म को ओवरऑल कंट्रोल कर रही होती है। इस तरीके से पी आई लिखा हो स्टार्ट में, तो इससे मुराद भी क्या है, प्रमोटर है। जी नेक्स्ट डायग्राम पे जाइए, यहाँ पर मेरे ख्याल जितनी बातें थी वो हमने डिस्कस कर ली। जी डायग्राम पे जरा जाइएगा 23/6। तो चलें ये डायग्राम पे आ गए, तो चलो इसी डायग्राम को सबसे पहले देख लेते हैं। आसान सी डायग्राम है जी। अच्छा यहाँ पे देखें एक और चीज आपको दिखाई हुई है, साइक्लिक एएमपी। ठीक है, साइक्लिक एएमपी किस चीज से बनती है,
ये एटीपी से बनती है। मतलब एक एंजाइम है अडीनाइलेट साइक्लेज, ठीक है। और अडीनाइलेट साइक्लेज जो है वो अगर एंजाइम मौजूद होगा तो ही हम कहते हैं एटीपी चेंज हो जाती है किसमें, साइक्लिक एएमपी में, या उसका काम ये होता है कि एटीपी को साइक्लिक एएमपी में चेंज करता है। अच्छा, यहाँ पर आपको जो मेटाबॉलिज्म बताया हुआ है वो ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म दिखाया हुआ है, ठीक है, ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म। तो यहाँ पर मैं आपको बताता चलूं कि जो आमतौर पर हम कहते हैं कि कौन से ऐसे सबस्ट्रेट हैं जिनका मेटाबॉलिज्म करने के लिए हमें कोई रेगुलेटरी जीन नहीं चाहिए होता। तो वो हमारे पास एक सबस्ट्रेट है जिसको हम नाम देते हैं ग्लूकोज। देखें, अगर अ, आपके पास जिसे हम अपनी आमतौर पे बात कर लेते हैं कि हमारे लिए सबसे आसान किस चीज को, अगर हमारी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट मौजूद है, प्रोटीन मौजूद है, लिपिड मौजूद है, तो हमारा बॉडी किसको प्रेफर करता है? हमारा बॉडी प्रेफर करता है कार्बोहाइड्रेट को, ग्लूकोज को। कुछ ऐसा ही देख लें कि जहां पर हमने कहा कि अगर बैक्टीरिया एक ऐसे इन्वायरमेंट में मौजूद है जहां पर उसके पास ग्लूकोज है, लैक्टोज है, या ट्रिप्टोफैन है, या इस तरीके से दूसरे सबस्ट्रेट है, तो बैक्टीरिया किसको प्रेफर करेगा मेटाबॉलिज्म के लिए? ग्लूकोज को। उसकी रीजन क्या है? उसकी रीजन ये है कि ग्लूकोज को मेटाबोलाइज करने के लिए उसे कोई और जिस तरीके से रेगुलेटरी जीन जो है उसकी जरूरत नहीं होती। क्यों नहीं होती रेगुलेटरी जीन की जरूरत? उसकी रीजन ये है कि आप ये देख सकते हैं कि जो ग्लूकोज है उसको मेटाबोलाइज करने के लिए कौन कौन से पाथवे है, जैसे कि ग्लाइकोलाइसिस है, क्रेब्स साइकिल है। जो ग्लाइकोलाइसिस है, क्रेब्स साइकिल है, ये आमतौर पे ऐसे साइकिल हैं जो कि हमने कहा कि ये मुसलसल चलते रहते हैं। इनके एंजाइम को अपना काम करने के लिए मजीद किसी रेगुलेटरी जीन की जरूरत नहीं होती। हाँ, आपने कुछ मजीद पढ़ा होगा कि आमतौर पे जो ग्लाइकोलाइसिस है उसको कौन एएमपी, उसको एटीपी आमतौर पर ब्लॉक करती है, या क्रेब्स साइकिल को कुछ और कंपाउंड्स है ब्लॉक करते हैं। लेकिन एज इट इज वो मैकेनिज्म नहीं है जो कि हमने कहा लैक्टोज को कंट्रोल करने के लिए, जैसा कि हमने कहा उसके मेटाबॉलिज्म के लिए हमने रेगुलेटरी जीन का पढ़ा। तो खैर, अपने मेन टॉपिक की तरफ आते हैं, बात की तरफ आते हैं, किस तरीके से ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म होगा। मेटाबॉलिज्म इस तरीके से होता है कि ग्लूकोज अवेलेबल है बैक्टीरिया को, तो बैक्टीरिया क्या करेंगे? उसका मेटाबॉलिज्म करेंगे। अब अगर फर्ज किया ग्लूकोज की क्वांटिटी कम है, कंसंट्रेशन कम है, अब क्या होता है? जब भी ग्लूकोज की कंसंट्रेशन कम होती है तो वो आप ये समझ सकते हैं कि ये जो एटीपी है वो उसको एडिनाइलेट साइक्लेज कन्वर्ट कर देता है साइक्लिक एएमपी पे। अब जो साइक्लिक एएमपी है इसका काम क्या होता है? ये आपने देखा कि जो साइक्लिक एएमपी और इस तरीके से एक कॉम्प्लेक्स दिखाया हुआ होगा, ऊपर देख सकते हैं आप, सबसे जहाँ पे नंबर 1 लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है कैप साइक्लिक एएमपी कॉम्प्लेक्स। ये कैप क्या है? कैप से मुराद भी यही है कि साइक्लिक एएमपी और जिसे कहते हैं रिसेप्टर प्रोटीन, इधर सीआरपी, मेरी बुक के इधर इधर सीआरपी लिखा हुआ है, यहाँ पे कैप साइक्लिक एएमपी लिखा हुआ है। तो आप इसको ये समझ सकते हैं कि ये ऐसा कॉम्प्लेक्स है जो किस पर आकर अटैच होता है? सी साइड पर आकर अटैच होता है। तो सी साइड पर जब ये आकर अटैच हो जाएगा, ठीक है, तो उसके बाद आप कह सकते हैं कि जो आरएनए पॉलीमरेज है वो क्या करेगा? प्रमोटर पे अटैच होगा। प्रमोटर पे तो पहले भी अटैच हो रहा था, इसका काम क्या है इस कॉम्प्लेक्स का? आप कह सकते हैं कि ये इनहेंसर का काम करता है। मतलब आरएनए पॉलीमरेज ज्यादा बेहतर तरीके से क्या कर सकेगा? अपना काम कर सकता है जब उसके पास ये क्या मौजूद होती है, साइक्लिक एएमपी कॉम्प्लेक्स जो है वो मौजूद होता है। खैर, आप इस बुक से देख लीजिएगा इसके एब्रीविएशन क्या बताया हुआ है, ठीक है। जहाँ पे लिखा होगा कि साइक्लिक एएमपी रिकॉग्निशन साइट, ठीक है, तो मेरे यहाँ पे सीआरपी लिखा हुआ है और साइक्लिक एएमपी कॉम्प्लेक्स लिखा हुआ है, तो ये अटैच होगा तो ये एनहेंसर का काम करता है, और जिसके नतीजे में अब हमने कहा कि पॉलीमरेज अपना काम बेहतर तरीके से करेगा, आरएनए पॉलीमरेज। और इस तरीके से आप कह सकते हैं लैकप्रान वगैरह या ट्रिप्टोफैन, कोई भी दूसरा अमीनो एसिड है, उसका मेटाबॉलिज्म हो पाएगा। उस वक्त जब हमने कहा सेल के पास या बैक्टीरिया के पास ग्लूकोज की क्वांटिटी कम मौजूद होगी। खैर, हमने लैकप्रान देख लिया, यहाँ पे साइक्लिक एएमपी का काम देख लिया। एक और है बाबर साहब, ट्रिप्टोफैन, उस पर भी देख लें, देखते हैं कि उसका मेटाबॉलिज्म कैसे होता है। जी, आपको डायग्राम बताइए 23/6, आमतौर पे देखें आगे 23/6।
हाँ जी, इसी डायग्राम की तरफ बात करना चाह रहा था। तो देखिए आपने तकरीबन इसको समझ लिया, रेगुलेटरी जीन को आपने समझ लिया। उसके बाद अब आपने ये देखा कि जो रेगुलेटरी जीन है वो क्या कर रही है, एक मैसेंजर आरएनए बन रहा है सबसे पहले ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन के बाद क्या होती है ट्रांसलेशन, मतलब रिप्रेसर प्रोटीन बन रही है। लेकिन ये क्या हुआ यहाँ पर काम थोड़ा सा उससे जो लैक ऑफ अनपढ़ा उससे थोड़ा सा डिफरेंट है। ये इनएक्टिव फॉर्म है रिप्रेसर की, और जब भी ट्रिप्टोफैन मौजूद होगा, ट्रिप्टोफैन इसके साथ है अटैच होगा, अटैच होने पर हमने कहा अब ये क्या बन जाती है, एक्टिव फॉर्म ऑफ रिप्रेसर। ये जो एक्टिव फॉर्म ऑफ रिप्रेसर है ये किस पे जाकर अटैच होती है, ऑपरेटर पे अटैच होती है, और आरएनए पॉलीमरेज क्या हो जाता है यहाँ पर, ब्लॉक हो जाता है। ठीक है, और कहाँ पर अटैच था आरएनए पॉलीमरेज, ये प्रमोटर पे अटैच है। उसके बाद नेक्स्ट लिखा हुआ है एल, एल से क्या मुराद होता है, ये लीडर सीक्वेंस है। ठीक है, लीडर सीक्वेंस क्या है, आपने एफएससी में भी पढ़ा होगा कि जो पहला स्टार्ट कोडान है, स्टार्ट कोडान से पहले वाला जो मैसेंजर आरएनए पे सीक्वेंस होता है उसको आमतौर पे लीडर सीक्वेंस का नाम देते हैं। खैर यहाँ पर भी कुछ और आगे जीन बताए हुए हैं। ठीक है, ई जीन बताया हुआ है, डी बताया हुआ है, सी बताया हुआ है, बी बताया हुआ है, और ए बताया हुआ है। तो ये बताए हुए के तमाम अपने अपने कुछ एंजाइम प्रोड्यूस करेंगे, और वो एंजाइम क्या करेंगे, हम कहते हैं कि अपना काम करेंगे, मतलब ट्रिप्टोफैन का मेटाबॉलिज्म करेंगे। तो अब हमने ये देख लिया कि ये एक्टिव फॉर्म ऑफ रिप्रेसर जो है इस पे अटैच थी, तो जिसके नतीजे में अब हमने कहा कि आरएनए पॉलीमरेज जो अपना काम नहीं कर पा रहा। ठीक है, तो फर्दर हम कहते हैं कि जब इसको यहाँ से रिमूव किया जाएगा, ठीक है, जो रिप्रेसर प्रोटीन है, तो उसके बाद आरएनए पॉलीमरेज क्या करेगा, अपना काम करेगा, और ये जीन अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे, और ट्रिप्टोफैन का क्या चलेगा, मेटाबॉलिज्म होगा। तो ये थोड़ा सा जिसे कहते हैं कि हमारे पास कंट्रोल ऑफ जीन एक्सप्रेशन था, तो जिसमें आपको साइक्लिक एमपी का बताया, लैक का बताया, और ट्रिप्टोफैन का बताया। तो देखने से मजीद कोई क्वेश्चन है आपके ऊपर तो आप क्या कर सकते हैं आसपास से। जी बाबा साहब आप कहाँ चले गए? सर इसको फीडबैक से थोड़ा कोई मैं इधर ही रिलेट हूँ कर सर। सकते हैं, ठीक है।